हेलो गाइस। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हमें 5 पार्ट्स के अंदर दिया है, तो हम एक एक पार्ट को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है उसमें हमें गिवन है डिफाइन मैटर एंड राइट डाउन इट्स 3 स्टेट्स। तो हमको बताना है कि मैटर को डिफाइन करना है और हमको यहाँ पे क्या करना है, उनके 3 स्टेट्स को राइट डाउन करना है। उनके 3 स्टेट्स को बताना है कि कौन से उनके 3 स्टेट्स होते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इन आर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड मैटर। ठीक है ना। तो अपने आसपास जितने भी मैटर जो भी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है किसी ना किसी वे के अंदर, जैसे अपन कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें तो अपन भी मैटर के अंदर आते हैं। या वाटर हो गया, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो मैटर के अंदर आता है। इवन एयर है, वो कुछ ना कुछ एक रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर ही रहा है तो उसके लिए भी वो मैटर के अंदर आता है। तो चलिए अब इसके 3 स्टेट्स देख लेते हैं। जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, ऑब्वियसली जो अपन है सॉलिड है, लिक्विड वाटर हो गया, और गैस मतलब एयर। वही मैं तीनों बात की। गैस भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो गैस भी इसके अंदर मैटर के अंदर आता है। तो चलिए अब इसका बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बी पार्ट है वो दिया है एक्सप्लेन हाउ दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पार्टिकल्स। तो हमको यहाँ बताना है कि जो डिफरेंट स्टेट्स अराइज कैसे हुई, इनके पार्टिकल जो कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर जो डिफरेंस की वजह से। चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू डिफरेंट पैकेजिंग और स्पेसिंग इन देयर पार्टिकल्स। They were solid have particles closely packed while gas have loosely packed particles and have more gaps in between them। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि आपको कि जो जो ये रहते हैं, ये तीन जो मैटर्स अराइज हुए वो ड्यू टू इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेसिंग है या इनकी पैकेजिंग जो कैपेसिटी है उसके बेसिस पे इनको ये तीन डिफरेंट स्टेट्स बनी है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल, और उनके स्पेस बहुत लूज होता है, इसलिए सॉलिड एकदम सॉलिड होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा लूजली पैक्ड होता है और उसके अंदर स्पेस थोड़ी सी होती है, इसके अंदर लिक्विड लिक्विड होता है। और जो गैस है, गैस के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वो एकदम पैक्ड होता ही नहीं है, लूजली क्या पैक्ड ही नहीं है, वो एकदम दूर दूर पार्टिकल्स है उनके उनके बीच बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, इसलिए वो गैस है। ठीक है ना। तो वो इन गैप्स की वजह से और इनके बीच में जो पैकेजिंग के अंदर चेंजेस है उसकी वजह से जो ये तीन डिफरेंट मैटर अराइज होती हैं। चलो इनके थर्ड पार्ट की तरफ या सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज वाटर कैप्ड इन अर्थन पोर्ट्स ड्यूरिंग समर कीप्स कूल। तो हमें यहाँ बताना है कि जो अर्थन पोर्ट्स जो अपने घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े, उसके अंदर जब अपन पानी भरते हैं तो वो गर्मी के टाइम ठंडे कैसे रहते हैं, उसको भी हमको एक्सप्लेन करना है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जनरली इसका क्या रीजन है, जो अपने अर्थन पॉट्स होते हैं ना, यहाँ पे मैंने लिखा द वाटर कैप्ड इन अर्थन पोर्ट्स रिमेन कूल्स बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल होल्स इन द पॉट फ्रॉम विच वाटर सीप्स आउट एंड गेट्स इवेपोरेटेड फॉर द इवेपोरेशन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर इन द पॉट। तो यहाँ पे क्या है कि अपने जो अर्थन पॉट्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर से पानी ना स्वीप आउट करता है, बाहर निकलता है, थोड़ा थोड़ा बहुत बूंद बूंद करके पानी बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो वो वाटर क्या है कि वो इवेपोरेट हो जाता है जनरली। वो इवेपोरेट कैसे होता है, वो उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, इवेपोरेशन के लिए अपन को हीट चाहिए होती है। तो वो क्या अंदर जो वाटर है अर्थन पॉट्स के अंदर का, उसके अंदर से हीट एनर्जी ले लेता है और वो इवेपोरेट हो जाता है खुद का खुद। तो अंदर जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीट निकाल दी अपन ने। अगर किसी चीज से हीट निकाल देंगे अपन तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो वाटर ठंडा हो जाता है अंदर का। ठीक है ना। तो चलिए इससे आपको मैं आशा करता हूँ ये एक्सप्लेन आपको हो गया होगा। तो चलिए इसके फोर्थ पार्ट या डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सिमुलेशन ऑफ कैम्फूर। जो कपूर, जिसको कपूर कहते हैं, अपन ये कपूर कहते हैं। जनरली पूजा वगैरह में देखते होंगे व्हाइट कलर का सॉलिड है, उसके बाद डायरेक्ट आग लग जाती है और थोड़ी देर में गायब हो जाता है। वो कैसे होता है उसको अपन को एक्सप्लेन करना है वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि ये बर्नर है, बंसन बर्नर, उसके ऊपर एक चाइना डिश है, उसके अंदर कपूर रखा हुआ है और उसके ऊपर अपन एक फनल रखा है। फनल के ऊपर जो उसका जो टॉप है उसको अपन ने ना क्लोज कर दिया है कॉटन क्लॉथ के साथ। तो हमें बताना कि ये हो कैसे रहा है। इसके नीचे आग लग रही है, तो आग लग रही है तो गर्मी के जो कपूर है वो है ना सबलाइम होकर डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर जो साइड में है ना फनल के अंदर जाके वो वापस कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन के थ्रू वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस सेटअप के द्वारा अपन ये प्रूव कर सकते हैं, सब्लिमेशन और कंफूर को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें डायग्राम के बारे में। तो चलिए इसकी फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। तो फिफ्थ पार्ट है वो है कन्वर्ट 340 के इनटू सेल्सियस। तो जो कैल्विन है 340 कैल्विन को अपन को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर अपन को किसी भी डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को अगर कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर अपन 273 को प्लस कर देते हैं, 273 नंबर को प्लस कर देते हैं। तो अगर कैल्विन से अपन को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, अपन 273 को माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर क्या करना है,
340 को में से 273 माइनस कर दो तो आपको सेल्सियस डिग्री के अंदर आंसर आ जाएगा, जो है 67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो ये आपको, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर आपने से पूछा ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ apparatus फॉर सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में अपन को है ना उनका अपैरेट उनको सेपरेट करने का apparatus का डायग्राम, लेबल डायग्राम आपको बताना था। देखिए ये आपके लिए मैंने गिवन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है कि एक सेपरेटिंग फनल है, उसके अंदर अपन ने जो दो इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको डाल दिया है, फिर उसको अनटच कर देना, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है उसको। तो थोड़ी देर में देखेंगे वो दो डिफरेंट लेयर्स में बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है केरोसिन ऑयल का, वाटर ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं हो सकते, दो इमिसिबल लिक्विड है वो दोनों, तो दोनों के अलग अलग लेवल डेंसिटीज के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। तो नीचे फिर अपन जो ये स्टॉप कॉक है उसके यूज करके अपन वाटर को अलग कर देंगे, और जो पीछे बचेगा वो होगा सिर्फ केरोसिन ऑयल। तो इसको अपन apparatus ये है, और ये आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा सेपरेटिंग फनल का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो दो पार्ट के अंदर दिया हुआ है। जो इसका ए पार्ट है उसके अंदर हमसे पूछा लिस्ट 3 डिफरेंसेस इन टेबुलर फॉर्म बिटवीन एवीज एंड मैमेलिया ग्रुप। एवीज ग्रुप को अपन बर्ड ग्रुप भी कहते हैं और मैमेलिया ग्रुप में अपन आते हैं। तो इन दोनों के बीच के अपन को है ना 3 डिफरेंसेस बताना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये आपके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखा हुआ, पिक्चर्स भी दिए हुए एवीज और मैमेलिया ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट होने की। तो देखिए एवीज के अंदर जो 3 पॉइंट्स और मैमेलिया के भी 3 डिफरेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एवी स्किन इज कवर्ड बाय फेदर्स। जो एवी की जो स्किन रहती है वो है ना फेदर्स, मतलब जो पंख से कवर रहती है, वो देख अपन जनरली देखते ही हैं। और जो मैमल की जो स्किन है वो जो है क्या कहते हैं, हेयर से कवर रहती है, अपने बालों से कवर रहती है अपनी स्किन। तो ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अपन दोनों के बीच में। तो सेकंड डिफरेंस है एवीज हैज लाइट एंड हॉलो बोन्स व्हाइल मैमेलिया हैज हार्ड एंड बोन मैरो फिल्ड बोन्स। तो अपने क्या है कि बोन्स है ना अपने एकदम स्ट्रांग, अपने एकदम टफ होती है, और अपने हार्ड होते हैं, उनके अंदर क्या रहता है कि बोन मेरो ना फिल्ड रहता है। पर जो एवी उनके अंदर क्या है कि बोन्स एकदम लाइट रहती है, उनकी है ना एकदम हल्की बोन, और उनके अंदर ना खोखली बोन होती है जिसको निमेटिक बोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको उड़ना होता है, एक तरीके का अडेप्टेशन है उनके लिए उड़ने के लिए। तो ये उनके लिए की बोन जो है ना एकदम होली एकदम खाली रहती है, उनके अंदर ना वो एकदम हल्की रहती है, इसलिए उनको उड़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो एवीज होर्नलिम्स है, जो उनके आगे के जो बाजू है, जो अपने हाथ जिसको कहते हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी क्या है, विंग्स में उनको जरूरत होती है, विंग्स उड़ने के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो वो विंग्स में उनके जो फोर लिम्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। तो मैमेलियंस का जो स्पेशल पॉइंट है वो है मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जिससे मिल्क सीक्रेट होता है मैमल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल गाय के अपने अपन देखते होंगे वहां से अपन दूध निकालते हैं, वो भी एक मैमरी ग्लैंड है। बचपन में जो बच्चे अपने मॉम के क्या कहते हैं ब्रेस्ट से जो मिल्क पीते हैं वो भी एक मैमरी ग्लैंड है। तो वो दोनों मैमरी ग्लैंड्स, और ये मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। तो चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा लिस्ट सम अडेप्टेशंस ऑफ रेप्टाइल ग्रुप टुवर्ड्स टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। हमको यहाँ पे क्या बताना है, जो उनकी टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है। क्वेश्चन नंबर मतलब ये 8 का जो बी पार्ट है उसमें हमें रेप्टाइल जो ग्रुप है जो लैंड पे रहता है उसके हमें एडेप्टेशन बताने हैं। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि 2 पॉइंट्स में मैंने आपके एडेप्टेशन दिए हुए। जो सबसे फर्स्ट एडेप्टेशन है वो है उनकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, और उनकी जो स्केल्स है बोनी स्केल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी आउटर स्किन। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर लॉस को उनको कम करना होता है। जनरली जो रेप्टाइल्स है वो एकदम सूखे एरिया में, सूखे रीजन में मोस्टली मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं स्नेक्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेजर्ट में स्नेक्स बहुत मिलते हैं अपन को। फिर रेप्टाइल्स में और एग्जाम्पल है लिजर्ड्स है, ये सब है। तो इनको क्या है कि वाटर की कमी को कम करने के लिए इनकी जो स्किन आउटर मोस्ट वो एकदम सॉलिड हो जाती है, एकदम वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट स्किन से वाटर बहुत कम रिलीज हो पाता है। फिर जो इनका सेकंड एडेप्टेशन है वो जो उनके एग्स रहते हैं ना, जनरली जो उनके एग की जो कवरिंग है, एग शेल की कवरिंग, वो भी लेदरी हो जाती है, लेदर टाइप हो जाती है। ऐसा क्यों, वो भी वाटर के जो क्या कहते हैं अमाउंट को कम करने के लिए हो जाती है, जिससे है ना इनका वाटर का जो लॉस है बहुत कम होता है एग से। तो इनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्स के ऊपर। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी 2 पार्ट है। चलिए ए पार्ट को देखते हैं अपन। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन फॉर अ मास m फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट ए h हाइट एट 1a 2b एंड 3c। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना है, हमको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पहले एक्सप्लेन करना है, और फिर इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है इस गिवन डायग्राम इस गिवन सिस्टम के लिए। और यहाँ पे हम बताना है वो भी 3 पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पे भी अपन को एक्सप्लेन करना है, बी पॉइंट पे भी एक्सप्लेन करना है, और सी पॉइंट पे भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम जो अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स है उससे कोई भी वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अपने अंदर ही एनर्जी को रख रहा है, वो उसके अंदर एनर्जी का जो टोटल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। भले एक एनर्जी है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बट जो टोटल एनर्जी होगी अल्टीमेटली वो सेम ही रहेगी। तो चलिए इस जो अपन को सिस्टम गिवन है उसके लिए अपन इसको एग्जाम्पल को एकदम करके बताते हैं। तो आपको पता है इस सिस्टम के लिए क्या टोटल एनर्जी का जो वैल्यू रहेगा
वो है ना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम रहेगा। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू हाइट। ठीक है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले ए पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट पे क्या है कि जो वेलोसिटी रहेगी वो जीरो रहेगी, क्यों? क्योंकि वहां से अब तक वो पार्टिकल निकला ही नहीं है, उसको अपन ने छोड़ा ही नहीं है वहां से अब तक, तो वेलोसिटी तो जीरो है वहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो का जीरो ही रहेगी। तो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो हो जाएगी, पर यहाँ पे एक एच हाइट पे प्रेजेंट है, तो उसका मतलब उसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। तो जो इसका टोटल एनर्जी का जो इसका टोटल एनर्जी का फॉर्म होगा वो होगा एम इंटू जी इंटू एच। तो अब जो ये पूरा सिस्टम है उनकी जो टोटल एनर्जी है वो एम जी एच ही रहेगी, चाहे वो बी पॉइंट हो, चाहे वो सी पॉइंट हो, चाहे ए पॉइंट हो, क्योंकि इन सबका तो टोटल एनर्जी तो सेम रहेगा। अगर अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को माने तो एम जी एच तो कॉमन रहेगा, तो ये आपको पता है एम जी एच तो सेम ही रहेगा। अब आपको पता है बी पॉइंट पे क्या फर्क पड़ा, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, और जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो एच बाई टू हो चुकी है, तो एच बाई टू पे जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी एच बाई टू, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ हो गई। तो अब जो हाफ एनर्जी है वो अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो गया। अब वो आपको प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एम जी एच बाई टू के इक्वल होगी, और उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस पार्ट पे या बी पार्ट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, या उसकी जो मास एम की जो वेलोसिटी क्या है, उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड फॉर्मूला रहता है वो है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, वी स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, आपको पता है ए पे कोई वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो टू ए एस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता है जी है, और एस की वैल्यू भी दी हुई है एच बाई टू, क्योंकि एच बाई टू हाइट पे ये है। अभी इसने एच बाई टू वैल्यू तो अपने फाइंड आउट अपने देखा, एच बाई टू इसने भी किया है पूरा, अभी इतना एच बाई टू मूव किया ही है इसने, तो एम जिसकी जो इसका वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी टू जी एच बाई टू। तो अपन को पता है कि जो v की वैल्यू होगी वो अंडर रूट टू जी एच बाई टू के इक्वल होगी। तो अपन उसको ऊपर वैल्यू को पुट कर देंगे ना, अगर एम वी स्क्वायर बाई टू वाले के फॉर्म में, तो अपन देखेंगे इसका आंसर रहेगा एम जी एच बाई टू, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच बाई टू के इक्वल हो जाएगी, और उसको अपन सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एम जी एच बाई टू का। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल इसका अब तो थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट के लिए भी आपको सिमिलरली यही करना है, एकदम नीचे चला गया तो हाइट तो जीरो हो गई, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है, पर यहाँ पे अपन को वेलोसिटी तो होगी कुछ ना कुछ, तो उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वापस अपन फॉर्मूला में पुट करेंगे टू एस वाले में, तो यहाँ पे एस की वैल्यू इस बार एच हो जाएगी एच बाई टू के अलावा, क्यों? क्योंकि एच तो उससे पूरा ट्रेवल किया है इस बार, तो एच का एच अपनी वैल्यू और ए की जगह अपन जी रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे अपन। बी पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ डिफाइन पावर, पावर को अपन डिफाइन करना है, स्टेट कमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट को अपन को बताना है। और इलेक्ट्रिक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है 400 वोल्ट का जो 2 घंटे काम करता है, और हमें बताना है कि वो पूरे दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर जो की पावर क्या है, पावर इज द रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट विच वर्क इज डन। तो पावर वो है जिसके वो रेट है जिसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग पावर को अपन क्या कहते हैं वर्क डन होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा P इजिकल टू डब्ल्यू बाई टी। यहाँ पे अपन फॉर्मूला देख तो नहीं पा रहे होंगे, तो P इजिकल टू डब्ल्यू बाई टी वर्क डन बाय टाइम, ठीक है ना, तो वो पावर की फॉर्मूला रहता है। हमें कमर्शियल यूनिट बनाना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो होता है किलो वॉट पर हावर, या उसको कहते हैं यूनिट, है ना, या तो उसको यूनिट कहते हैं या तो किलो वॉट पर और, ठीक है ना। और जो उसके एसआई यूनिट रहती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को होते हैं जूल, तो जिसे कहते हैं 1 वॉट पर सेकंड, ठीक है ना, 1 वॉट पर सेकंड या 1 जूल, ठीक है ना। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अपन को पता है हीटर का पावर अपन को गिवन है वो है 400 वॉट क्या 0.4 किलो वॉट, हमको किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? अपन क्या कहता है कमर्शियल जो यूनिट है अपन को वो फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन को पता है 0.4 किलो वॉट में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 400 वॉट को, जो अपने कन्वर्ट कर दिया है। अपन टाइम ऑर्स में गए, ऑर्स में देखेंगे 2 ऑर्स के अंदर रखेंगे इसको। अब एनर्जी ई की वैल्यू जो फॉर्मूला रहता है वो होता है P बाई टी, पावर बाय टाइम, ठीक है ना। तो पावर बाय टाइम अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2 यूनिट या 0.2 किलोवाट पर आवर्स, जो इतना एनर्जी इसने कंज्यूम किया होगा इस हीटर ने पूरे दिन के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, हाउ आर दिस टू
were represented around the symbol of an element. The mass number and atomic number of an isotope of an uranium is 235 and 92 respectively. Calculate number of protons and neutrons. ठीक है ना. तो अपन को क्वेश्चन पहले सबसे पहले दिया हुआ है, पूछा है कि अपन को जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन करना है, डिफाइन करेंगे अपन. फिर अपन को बोलना पूछा है कि उन दोनों को, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को अपन ना किसी जो एलिमेंट का जो सिंबल रहता है उसके आसपास अपन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी अपन बताएंगे करके. ठीक है. और फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपन को यहाँ पे है ना एक यूरेनियम का आइसोटोप गिवन है, उसके अपन को मास नंबर और है ना एटॉमिक नंबर गिवन दिया हुआ है 235 और 92 रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना. हमें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो जो मास नंबर ए होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करता है, वो है ना न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है जो एटम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिर्फ प्रोटॉन्स ही होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वली होते हैं, जिसको अपन Z से डिनोट करते हैं. अब इसके लिए क्या है, इनको अपन इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड साइड में अपन ने, यहाँ पे मैंने नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ए को, जो मास नंबर है उसको ऊपर की साइड लिखते हैं, अपर कॉर्नर में लिखते हैं, और जो अपन एटॉमिक नंबर है उसको लोअर कॉर्नर में लिखते हैं. ठीक है ना. तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये जनरल सा डायग्राम को ध्यान रखना पड़ेगा. तो अपन को क्या गिवन है यहाँ पे, जो यूरेनियम का जो अपन को आइसोटोप गिवन था उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर था वो था 92. तो जो प्रोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 92 के इक्वल होंगे, क्योंकि अपन को पता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, तो वो है 92. अब अपन को पता है मास नंबर की वैल्यू पता है. मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है. ठीक है. तो अपन को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से क्या, जैसे अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी 143. ठीक है. आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू. आज के लिए इतना ही काफी. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते